आज का जो पहला जो सवाल है वो क्या है, ध्यान दीजिए। पूछा जा रहा है कि इतना इतना संख्या 80 से पूर्णतः विभक्त हो तो x प्लस वाई। तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि 80 से कटने के लिए बोल रहा है कि 80 से विभक्त हो तो यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, फिर एक्स वाई का जो वैल्यू होगा एक उसका योग क्या होगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो 80 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 गुने का 10 लिख सकते हैं। और 10 से कौन सी संख्या कटेगी, जिसकी इकाई का अंक 0 हो, यानी कि यहाँ से वाई का जो वैल्यू आएगा वो 0 आ जाएगा। और उसके बाद इधर, और ये 8 जो होता है, 8 से व्यवस्था का नियम क्या होता है कि अंतिम के किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंक जो है कि आपका किससे कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। तो यहाँ से क्या कीजिए, आप यहाँ से क्या कीजिए, 10 से कटने के लिए अंतिम में 10 होना चाहिए, यानी कि y का वैल्यू 0 हो जाएगा। y का वैल्यू 0, और टोटल संख्या जो है 3xy अंतिम का, ये टोटल संख्या अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। यानी 80 को 8 गुना का 10 लिख सकते हैं। तो 10 से तभी संख्या कटेगी जबकि इकाई का अंक 0 हो, यानी कि y का वैल्यू यहाँ से 0 और यहाँ से 3 है, ये है। उसके बाद x का वैल्यू अब क्या रखें, तो यहाँ से 80 का जब मल्टीपल जब करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौके अगर कीजिएगा तो 8 चौके 32, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ से 0 है, ये है, यहाँ पे y का वैल्यू 0 और यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यानी x का जो वैल्यू आने वाला है वो क्या आने वाला है, 2। अब इसी दोनों का योग पूछ रहा है, इन 2 प्लस का 0 कितना हो जाएगा, 2। तो आंसर यहाँ से कितना आ गया, 2 आ जाएगा। आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो पूछा जा रहा है कि 100 से 150 के बीच कितनी संख्याएँ हैं जो कि 9 तो 3 से और 9 ही 5 से विभक्त होगी। तो इसमें सबसे पहला काम आप क्या कीजिए कि यहाँ से टोटल पद इसके अंतर में कितने हैं, 100 और 150 के बीच कितने पद हैं, यहाँ से यहाँ तक लिखने के उपरांत ये चीज़ निकालिए। तो यहाँ से आपका पद आ जाएगा टोटल 51। उसके बाद अगला जो स्टेप जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, 51 आ गया। यहाँ से टोटल पद आ जाएगा 51। देखिए कैसे पद कैसे निकाला जाता है, इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए 100, 101, 102, 103 इस तरह से करते करते कहाँ तक, 150 तक गए होंगे। फिर इस दोनों का क्या कीजिए, अंतर जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, अंतर जब इस दोनों का कीजिएगा तो यहाँ से अंतर आपका कुछ इस प्रकार से कीजिए, 100, 101, 102, यहाँ से करते करते 150 तक गए होंगे। उसके बाद अंतिम पद कितना है, 150। फिर माइनस का प्रथम पद कितना है, 100। अब बट्टे का इसका सर्व अंतर कितना है, 1। अब प्लस का 1 कर दीजिए। तो यहाँ से सोल्व जब कीजिएगा तो आपका 51 आ जाएगा, जो कि टोटल पद ही निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो कुल पद कितना आ जाएगा, 51। उसके बाद 3 से नहीं कटने के लिए कह रहा है, यानी कि बट्टे का 3 लिखिएगा और ऊपर में इससे 1 कम करके अपने मन से लिखिए, 2। उसके बाद गुना, फिर 5 से बोला 5 से विभक्त ना हो, बट्टे में 5 लिखिए, इससे 1 कम करके ऊपर में लिखिए, यानी कि 4। फिर यहाँ से जब सोल्व कीजिएगा 3 से यहाँ से कितना आ जाएगा, 17 बारी में कटेगा, 17 के 51। उसके बाद यहाँ से सोल्व कीजिए, यहाँ से अब कटेगा नहीं तो यहाँ से गुना जब कीजिएगा तो ये आ जाएगा 136 आपका। ये जब गुना कीजिएगा तो ये आपका 136 आ जाएगा। और उसके बाद 5 से इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 5 दूनी का 10, 3 आएगा नीचे, फिर 6, 5 सत्ते का 35, यानी 27 आपका आंसर आ जाएगा। अब इधर से जाएगा नहीं भाग, तो यहाँ से आपका जो आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो 27 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ऐसी, यहाँ से पूछ रहा है ऐसी कितनी सम संख्याएं जो अभाज्य हैं। अगर पूछता है ना कि कौन सम संख्याएं हैं जो कि अभाज्य हैं, तब आंसर आपका 2 हो जाता है। यहाँ पूछ रहा है कि ऐसी कितनी सम संख्याएं जो अभाज्य हैं, तो यहाँ से आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 2। तो 2 एक केवल ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है और सम भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो सवाल है, यहाँ से अगला जो सवाल है वो क्या है कि इसका एलसीएम निकालना है। जब अंश और हर के रूप में जब रहे ना, फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में जब रहे, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, एलसीएम कैसे निकालिएगा, यहाँ से एलसीएम आपको निकालना है। तो एलसीएम इक्वल टू अंश वाले का एलसीएम अब बट्टे नीचे वाले का यानी हर वाले का एचसीएफ निकालिए, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। और अगर इसमें एचसीएफ पूछता तो ऊपर में एचसीएफ, नीचे में एलसीएम आपको निकालना पड़ता। तो यहाँ से सोल्व कीजिए। ऊपर का जब आप यहाँ से जब निकालिएगा 2, 2, 3, 4 और 9 का जब एलसीएम निकालिएगा तो के बारे में जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 यहाँ पे 3, 2 दूनी का 4 और यहाँ पे 2 से 9, फिर यहाँ पे 3, 3, 3 और 2 और 3 तिया का 9, तो 3 दूनी का 6, 6 तिया का 18, 18 दूनी का 36 आपका यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 36। यहाँ से एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 36। तो एलसीएम आ गया 36,
अब बटे का एचसीएफ निकालिए। एलसीएम निकालना है आपको, तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो नीचे का एचसीएफ क्या आएगा, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 3, 5, 7 और 13, इसमें कोई भी कॉमन नहीं आएगा। यानी कि अगर कोई भी कॉमन नहीं आएगा तो इसका मतलब एचसीएफ कितना होगा, 1। 36 में 1 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा आंसर, 36। ये तो था बेसिक, ऐसे फॉर्मूला पे आप बना सकते हैं। उसके बाद और जो आसान तरीका होता है वो समझिए। जब भी अंश और हर के रूप में जब रहे ना, तो आप क्या कीजिए, आप जानते हैं कि ऐसे सवाल में जब एलसीएम पूछा जाता है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है, ये चीज़ आपको पता है। तो ऐसे में कीजिए क्या, ये अब ये चीज़ बताइए कि एलसीएम जो किसी चीज़ का होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा आएगा, और एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, कहीं ना कहीं कम आएगा। और कम किससे आएगा, एचसीएफ। सबसे इसमें छोटी संख्या कौन है, या तो 3 एचसीएफ हो सकता है या तो 3 से कम एचसीएफ होगा, इससे ज़्यादा एचसीएफ आएगा नहीं। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ से जब आप देखिएगा ऑप्शन में कि यहाँ पे 36 है, तो 36 तो एचसीएफ आ ही नहीं सकता है नीचे वाले का, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तो 1365 है, ये भी एचसीएफ नहीं आ सकता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 455 एचसीएफ नीचे वाले का 3, 5, 7 और 13 का एचसीएफ पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से आपका आंसर सिर्फ 1 नंबर हो जाता है। ठीक है, आप ऑप्शन से अगर ऐसे सवाल को बनाएंगे ये जल्दी से सोल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ये रेकरिंग पे आधारित सवाल होता है। इसमें होता क्या है कि दोनों पे, यानी कि 4 और 7 दोनों पे रेकरिंग लगा हुआ है। तो आप 47 यहाँ पे लिखिए, आप यहाँ पे 47 लिखिए, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक पे रेकरिंग लगा हुआ है, तो 4 और 7 यानी 2 अंक पे लगा हुआ है। तो एक पे अगर रेकरिंग लगा रहता है तो उसके लिए 1 नो, अगर 2 पे लगा हुआ है तो 2 नो, यानी कहने का मतलब 2 संख्या पे लगा हुआ है 4 और 7 पे, तो यहाँ पे 2 नो निकल, यानी कि 99 नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार 47 बटा का 99 आपका आंसर हो जाएगा। 47 बटा का 99 आपका आंसर हो जाएगा, और यहाँ का आंसर 36। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, 50 संख्याओं का औसत 30 है। यदि दो संख्याएं 35 और 40 को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याएं का औसत क्या होगा। देखिए 50 संख्याओं का औसत 30 है, तो यहाँ से पहले टोटल योग निकालिए। तो योग कैसे निकाला जाता है कल भी बताए थे अगले वीडियो में। देखिए क्या होता है कि संख्या गुने का औसत जब कीजिएगा तो इससे क्या निकलता है, टोटल योग निकल जाता है, टोटल योग। तो संख्या कितने हैं 50, औसत कितने दिए हैं 30, यहाँ से जब निकालिएगा तो कितना होगा 5 3 का 15 यानी कि 1500 टोटल क्या हो गया, ये योग निकल गया। उसके बाद निकालना किसको किसको है, 35 और 40 को निकालना है। तो 35 और 40 होता कितना है, जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 और इधर 4 3 7 यानी 75। और यहाँ से जब घटाइएगा, इसको तो निकालना है ना, 50 टोटल संख्या था, इसका औसत 30 था, यहाँ से योग निकल गया 1500, और इसमें से 35 और 40 को निकाल देना है। तो यहाँ से निकाल दीजिए, तो यहाँ से 75 निकालिएगा तो यहाँ से बचेगा आपका कितना, यहाँ से आपका 1425 बच जाएगा, 1425 बच जाएगा। तो इससे तो दो संख्या आप निकाल चुके हैं ना, टोटल संख्या था 50, दो संख्या आप निकाल दिए 35 और 40 को। अब टोटल संख्या बचा कितना, तो 48 बचा। अब इसमें 48 से भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 48 से जैसे भाग दीजिएगा तो यहाँ से आपका आंसर कितना आने वाला है, 29.68 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, क्योंकि औसत बराबर होता क्या है कि संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग और बटे का कुल संख्या होता है औसत बराबर। देखिए उसके बाद देखिए, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है। अब 20% लड़के और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति मिलती है, तो छात्रवृत्ति 9 पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो देखिए इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ से कैसे सोल्व कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो अनुपात दिया है 3 और 2 दिया है, इसको आप क्या कीजिए, आप इसको 30 बना लीजिए, एक जीरो इधर लगा दीजिए और एक जीरो इधर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये हो गया आपका 30 और ये हो गया, पहले अनुपात जो था इसमें अनुपात 3 और 2 था, अनुपात 3 और 2 था, लड़के 3 लड़की 2। तो इसमें आप अपने मन से जीरो लगा दीजिए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे जो कि जब अनुपात जब रहता है तो यहाँ से आप जीरो आप लगा सकते हैं या हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से
अब 30 हो गए कौन, लड़के, और 20 हो गए लड़कियां। अब यहाँ से कीजिए क्या, 20% लड़के को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने को नहीं मिलती है बताइए। तो प्रतिशत का जो मामला होता है वो 100 पे होता है, तो 100 में से 20 को अगर मिल रहा है तो कितने को नहीं मिल रहा है, तो 80% को नहीं मिल रहा है, तो 80% के लिए बटेगा 100। और उसी तरह से लड़की में 25% को छात्रवृत्ति मिल रहा है तो कितने को नहीं मिल रहा है, तो 75% को नहीं मिल रहा है, बटेगा 100। तो यहाँ से क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए। अब बटे का टोटल है कितने व्यक्ति, यहाँ पे 30, यहाँ पे 20, टोटल व्यक्ति हैं 50। और यहाँ से प्रतिशत हमको निकालना है, टोटल कितने को नहीं मिल रहा है, तो गुने का यहाँ पे 100 करना पड़ेगा। इधर गुने का 100 कर दीजिएगा। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 0 से 0 खत्म, तो 8 तिया का कितना हो जाएगा 24, 8 तिया का 24 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। फिर यहाँ से 1 0 से 1 0 खत्म, और उसके बाद यहाँ से 1 0 से 1 रुक जाइए, यहाँ से 1 0 से 1 0 खत्म। फिर 2 पंचे का 10, फिर 5 से कटाइए, 15 पचे 75, तो यहाँ से 15 आ जाएगा। यहाँ से 15 आ गया, और उसके बाद जो आपका यहाँ जो आया ये आ गया 24, ये आ गया 15, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 2 1 3 39 बटे का 50। और गुना इधर क्या करना है 100, प्रतिशत निकालना है तो गुना का 100, 50 दूनी 100, तो 39 दूनी कितना होगा 78% हो जाएगा। टोटल आंसर आपका कितना आ जाएगा 78%, 78% आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, किसी शंकु का व्यास 1.4 सेमी, उसकी तिरछी ऊंचाई इतना दिया हुआ है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला यदि याद है तो तुरंत बन जाएगा। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना दिया है, तो यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, तो 1.4 अब बटे का 2 आप लिख दीजिए, इसका आधा कर दीजिए, त्रिज्या हो गया। एल का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4.2 दिया हुआ है, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से हटेगा दशमलव, तो नीचे का 100 यानी 10 आएगा। यहाँ से हटेगा तो फिर से 1 0 बढ़ जाएगा। उस तरह से यहाँ से फिर 7 दूनी का 14 हो जाएगा। ये 2 से 2 खत्म। उसके बाद आगे कहाँ से कटने वाला है, तो 22 गुने का 42 कर दीजिए आप। 22 गुने का 42 कीजिएगा तो कितना आएगा, 42 गुने का 22, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 4 12 का 2, बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है ना, 924 में भाग किससे देना है 100 से, 100 से भाग दीजिएगा तो ये दशमलव यहाँ लग जाएगा, यानी कि 9.24, यानी कि 9.24 आपका आंसर आ जाएगा, 9.24 आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 450 का 30% क्या होगा, तो यहाँ से प्रतिशत हटाइएगा तो 100 आएगा, का मतलब गुना होता है, 1 0 से 1 0 खत्म, यहाँ से ये खत्म। 45 तिया का होता कितना है, तो 5 तिया का 15 का 5, बाकी 1 4 तिया 12 1 13, यानी 135 होता है, तो यहाँ से आंसर आपका कितना हो गया 135। उसके बाद देखिए 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना। देखिए ऐसे सवाल को आप कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हो गया पिता और यहाँ हो गया पुत्र, पिता और पुत्र क्या हो रहा है, कब हो रहा है, ये 10 वर्ष पहले का बात कर रहा है कि तिगुना हो जा रहा है, तो 3:1 लिखिएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या करना है, 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष बाद अब क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है, तो 2:1 लिखिएगा। उसके बाद अब करना क्या है, यहाँ समय का अंतर कितना हो गया 10 पहले और 10 अभी बाद, तो 10 10 20 का अंतर आ जाएगा। अंतर कितना का आ गया 20 का, अंतर 20 का, फिर गुने नीचे वाले अनुपात का अंतर कितना 1, उसके बाद इसका गुना कीजिए तिरछी, 1 गुना 3 3 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से 2 गुना 1 2 हो जाएगा। अंतर कितना है इसका 1, इसको नीचे लिखिए। और उसके बाद यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो 1 से 1 खत्म, बचा इतना कितना 20 आ गया। अब 20 का गुना कर दीजिए यहाँ पे, तो 20 तिया का 60, और यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 20 एकम 20। और ये जो अनुपात था ये कब का था 10 वर्ष पहले का था, तो अभी वर्तमान हमसे पूछा जा रहा है, तो 10 इसमें भी जोड़ दीजिए और 10 इसमें भी जोड़ दीजिए, तो यहाँ से 70 आ जाएगा आपका। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे 70 जोड़ने के बाद आएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। ये 0 से ये 0 खत्म, तो अनुपात कितना आ गया 7:3 आपका आंसर आ जाएगा, 7:3 आपका आंसर आ जाएगा।
उसके बाद देखिए अब आ गया जीके जीएस। इसमें से समझिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन तरंग शीर्ष और गर्त के रूप में होता है। देखिए होता क्या, अनुप्रस्थ तरंग जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से, इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से जाते हैं, और ये ऊपर वाले को शीर्ष और नीचे वाले को गर्त कहा जाता है। ठीक है, ऊपर वाले को शीर्ष, नीचे वाले को गर्त। ये है किसका फिगर, ये है अनुप्रस्थ तरंग का, ये है अनुप्रस्थ तरंग का, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ। उसके बाद देखिए अदिश राशि। अब यहाँ पे आ गया कौन, अदिश राशि। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। अदिश राशि जो होता है, थोड़ा यहाँ पे समझिए। अदिश राशि जो होता है, देखिए अदिश यहाँ पे लिखते हैं अदिश, और इधर लिखते हैं सदिश। तो यहाँ पे होता क्या, अदिश, अदिश में क्या होता है, केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है। इसमें केवल परिमाण होता है, और इसमें क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। ठीक है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी। सवाल पूछा जाता है कि किसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, तो किस राशि में होता है, तो सदिश राशि में। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अदिश का जो एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान, चाल, विद्युत धारा, ऊर्जा, कार्य, ताप, दाब और आयतन, ये होते हैं अदिश राशि के। उसके बाद जितने भी वो का उच्चारण होता है, वो, जैसे ध्यान दीजिएगा, वो का उच्चारण कहने का मतलब ये है कि जैसे वो से क्या लिखाएगा, वो से बल, उसके बाद आगे वो से क्या लिखाएगा, विस्थापन, विस्थापन, फिर वो से और क्या लिखाएगा, वेग, और उसके बाद फिर वो से क्या लिखाएगा, तो बल, आघूर्ण, फिर वो से क्या, यानी कि संवेग, संवेग, वेग, वेग जहाँ पे आ गया, पहले भी वेग आ चुका है, जहाँ पे वेग आ गया, तो जितने भी वो से लगभग लिखाते हैं ना, वो किस में चले जाते हैं, सदिश राशि के उदाहरण में। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, तो यहाँ से जो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो अदिश राशि का उदाहरण कौन सा इसमें होगा, क्या पूछा है, अदिश राशि है, तो जितने वो से लिखा हुआ है तो वो तो सदिश चले जाते हैं। उसके बाद जो नहीं है तो ये ऊर्जा क्या आ जाएगा, अदिश राशि। उसके बाद देखिए, किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता। ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो था ये कौन से संस्करण थे, तो 22वां संस्करण थे। और उसके बाद ये हुआ कहाँ था, ये जो खेल हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो कतर की राजधानी, ये जो हुआ था ये कतर की राजधानी दोहा में, कतर की राजधानी कहाँ हुआ था, दोहा में संपन्न हुआ था। उसके बाद देखिए इसमें जो विजेता जो थे वो कौन थे, अर्जेंटीना थे, अर्जेंटीना थे। और किसको हराया था, तो फ्रांस को हराया था। और उसके बाद यहाँ से आप और याद रखिएगा कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप है ये किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से है। उसके बाद इसमें खिलाड़ी की संख्या एक पक्ष में कितने होते हैं, तो 11 होते हैं, और 45-10-45 का खेल होता है। और उसके बाद 2023 का जो मैच होगा वो कहाँ होगा, 2023 बोल रहे हैं, यानी कि 23वां जो संस्करण, ये तो 22वां संस्करण था, और उसके बाद 23वां संस्करण। और ये जो होता है फीफा वर्ल्ड कप ये 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। 2022 में हो गया तो 4 वर्ष आगे, यानी 2026 में कौन सा संस्करण होगा, 23वां संस्करण होगा। ये कहाँ पे होगा, तो ये संयुक्त रूप से अमेरिका, अमेरिका, मेक्सिको, मेक्सिको, मेक्सिको और उसके बाद कनाडा, ये तीनों देश मिल करके इसका जो है कि यहाँ पे जो है कि मैच होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है इसमें भारत का जो रैंक है वो क्या है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से जो आंसर जो आएगा आपका 25वां नंबर के, कौन से नंबर के हैं, 25वां नंबर के। तो उसके बाद कुछ और इंडेक्स को समझिए। इससे पहले एक पूछा गया था कौन सा, कि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो 126वां है। आज पूछा गया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो 25वां है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में कौन सा है, तो 161वां है, याद रखिएगा। और उसके बाद बौद्धिक संपदा में इस बार कितना है, तो 42वां है। और जलवायु परिवर्तन में कौन से स्थान पे है, तो 8वां स्थान पे। और चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन से स्थान पे हैं, तो 108वें स्थान पे।
और सबसे अधिक संपत्ति वाले सीएम कौन है अभी भारत के? जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं सीएम। और आंध्र प्रदेश के अभी राज्यपाल कौन है? तो एस अब्दुल नजीर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अभी भारत का स्थान कौन सा है? तो 13वां है। भारत के अमीर व्यक्तियों में से सबसे पहला जो है कौन है? वो है मुकेश अंबानी। और दुनिया में सबसे अमीर कौन है? दुनिया में सबसे अमीर कौन है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट। तो ये हो जाएगा विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दूसरे स्थान पे एलन मस्क हैं, जो कि टेस्ला कंपनी के निदेशक हैं। और जेफ बेजोस हो गए तीसरे नंबर पे। और ट्विटर के अभी वर्तमान में नए जो है कि सीईओ बनी है, कौन बनी है? तो कौन बनी है? लिंडा याकारिनो, लिंडा याकारिनो। और अमेजन के अभी सीईओ कौन है? तो एंडी जेसी, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ से ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखिए अगला जो सवाल है वो क्या है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ जो अगला जो सवाल है वो क्या है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ से कुछ दिवस को जान लेते हैं। यहाँ से कौन कौन सा दिवस जनवरी माह में मनाया जाता है? तो लुईस ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है, लुईस ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, जो कि पूछा गया है। अब 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और 15 जनवरी को जो मनाया जाता है थल सेना दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद शहीद दिवस जो मनाया जाता है 30 जनवरी को मनाया जाता है। और पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है, भारतीय पर्यटन दिवस, वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस तो पता ही है 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इतना सा याद रखिएगा। उसके बाद थल सेना दिवस बताइए, अभी तुरंत बताए थे, वो क्या हो जाएगा आपका? 15 जनवरी। तो यहाँ से जो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वर्तमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये सवाल पूछा गया है। तो वर्तमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? राजीव कुमार। क्या हो जाएगा? राजीव कुमार। और वाई चंद्रचूड़ ये क्या है? 50वें नंबर के, 50वें नंबर के कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश हैं। और उसके बाद यहाँ से नरेंद्र मोदी क्या है? नीति आयोग के अध्यक्ष और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है। और सुमेन बेरी क्या है? ये नीति आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए शुद्ध वर्तनी करें, ठीक है। यहाँ से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको यहाँ पे खोजना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आंसर जो आपका आने वाला है औलत्सुक ये हो जाएगा, ठीक है। मैं कलम से लिखता हूँ वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह क्या है? तो यहाँ से 18 नंबर में जो होगा आपका आंसर वो करण कारक हो जाएंगे। उसके बाद 19वां नंबर है गिव द प्लूरल वर्ड आपको खोजना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? किसका खोजना है? एनालिसिस का खोजना है। तो इसमें जो आंसर आपका होने वाला है वो क्या होने वाला है? ये 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? ये हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना के उपरांत, यानी उसके बाद 1967-68 में। बहुत बार पूछा गया। और 1950-51 में क्या हुआ था? हरित यानी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो ये होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत होते हैं? तो अनुच्छेद 65 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 65 के तहत होते हैं। उसके बाद देखिए और यहाँ से जो और जो सवाल है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, ठीक है। देखिए कांग्रेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानिए। तो कांग्रेस के बारे में जानिए कि कांग्रेस जो है इसकी स्थापना जो हुआ था, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन थे। और उसके बाद इसकी जो स्थापना किए थे वो कौन किए थे? तो ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम को ही हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। और इसके द्वारा लोकमित्र पत्रिका यानी कि लिखा गया था। उसके बाद देखिए और कुछ ज़रूरी चीज़ यहाँ पे समझिए। और यहाँ से जो सवाल जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? यहाँ से पूछा जाता है कि फर्स्ट अध्यक्ष यानी कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे?
कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। WC बनर्जी। एओ ह्यूम क्या थे? इसके संस्थापक थे। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे, जो कि 28 दिसंबर 1885 को स्थापना किए थे। और WC बनर्जी क्या थे? इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किए हुए थे, ठीक है, जो कि बम्बई में हुआ था। उसके बाद देखिए पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूले याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। पहले भारतीय पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद देखिए और जो सवाल जो बनता है और समझिए कि पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी, या फिर किसी अध्यक्ष का अधिवेशन का अध्यक्ष की होगी, वो कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? हाँ, तो यहाँ से एक देखिए, यहाँ से 2 सवाल पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन? तो एनी बेसेंट। और कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन? तो यदि भारतीय लग जाएगा तब हो जाएगा क्या? सरोजिनी नायडू, जो कि भारत के प्रथम राज्यपाल भी रह चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद और आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के अधिवेशन के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो यहाँ से आपका आंसर जो आने वाला है, ये तो संस्थापक हो गए, और ये हो गए क्या? WC बनर्जी इसके अधिवेशन के अध्यक्षता हो गए, ठीक है, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता। ये हो गए कौन? अंग्रेज अध्यक्ष। और उसके बाद एक सवाल पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था, वहीं पे इसने भाग लिए थे। उसके बाद देखिए संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से सवाल जो पूछा जा रहा है कि संचार जो उपग्रह हैं ये किस वायुमंडलीय स्तर में पाया जाता है? तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा क्या? आयन मंडल। तो समझिए थोड़ा सा यहाँ से, और थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए क्षोभ मंडल जो होता है, क्षोभ मंडल में क्या होता है कि क्षोभ मंडल में आपको मौसमी घटना के बारे में पता चलता है। और समताप मंडल में क्या होता है? हवाई जहाज, वायुयान सब जो चलता है वो समताप मंडल में चलता है। और सवाल पूछेगा ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन का सूत्र क्या आता है? O3। उसके बाद देखिए ओजोन गैस का जो फॉर्मूला होता है O3 होता है। उसके बाद देखिए आयन मंडल के बारे में पूछेगा कि संचार उपग्रह हो गया, टेलीफोन नेटवर्क वगैरह जो आता है वो कहाँ से आता है? आयन मंडल से। उसके बाद वही मंडल में क्या आता है? उपग्रह जो पृथ्वी का चक्कर वगैरह जो लगाता है तो वो कहाँ रहता है? वही मंडल में। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ से आपका आंसर जो हो जाएगा ये हो गया। उसके बाद यहाँ से आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन एक अपसादी चट्टान का उदाहरण है? अपसादी का उदाहरण पूछ रहा है। तो यहाँ से अपसादी का उदाहरण पूछ रहा है, तो यहाँ से आपका आंसर देखिए पहले क्या होगा, इससे पहले कुछ और समझ लीजिए। अग्नेय जो होता है, अग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या होता है? ग्रेनाइट होता है। उसके बाद बेसाल्ट होता है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट होता है किसका? अग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है। और अपसादी का जो उदाहरण होता है, जितना पत्थर वगैरह है ना, जैसे चूना पत्थर और उसके बाद बलवा पत्थर हो गया, उसके बाद कोयला हो गया, ये सारे किसके उदाहरण हैं? अपसादी चट्टान के। और उसके बाद देखिए उसके बाद क्रांतीय चट्टान के जो उदाहरण होते हैं वो कौन होते हैं? संगमरमर हो गए, संगमरमर और ग्रेफाइट, ये किसके उदाहरण हैं? क्रांतीय चट्टान के। निश्चित रूप से समझ में आया होगा। देखिए यहाँ से आंसर जो आपका हो जाएगा अपसादी चट्टान के उदाहरण कौन है? तो यहाँ से बलवा पत्थर हो जाएगा। जितने पत्थर वगैरह हैं वो किस में चले आएंगे? अपसादी में। और संगमरमर क्रांतीय चट्टान, और बेसाल्ट अग्नेय चट्टान, और ग्रेनाइट भी अग्नेय चट्टान, ठीक है। देखिए आगे का सवाल है नागरिकता संविधान के किस भाग में है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक हम बताने जा रहे हैं। यहाँ से आप याद रखिएगा, भाग याद करने के लिए अभी 6-7 भाग आपको डायरेक्ट याद करा देंगे। देखिए क्षेत्र, नाग, मूल, नीति, और इधर लिखिएगा संघ राज्य, लास्ट में लिखिएगा संघ राज्य। क्षेत्र, नाग, मूल, नीति, संघ राज्य, ये एक वर्ड है, इसको आप मन में रखिएगा। और क्षेत्र से क्या होगा? संघ और राज्य के क्षेत्र, ठीक है ना, संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में, यानी कि पहला भाग में क्या कहा गया है? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है। और दूसरे भाग में क्या कहा गया है? नाग से हो जाएगा नागरिकता के बारे में। और तीसरे भाग में क्या कहा गया है?
कि मौलिक अधिकार के बारे में तीसरे भाग में कहा गया है। और नीति निर्देशक तत्व किस भाग में कहा गया है? चौथे भाग में। और 4 को में क्या कहा गया है? चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व हो गए, और 4 के को में क्या कहा गया है? मौलिक कर्तव्य के बारे में। उसके बाद संघ की कार्यपालिका के बारे में किस में कहा गया है? भाग 5 में। और राज्य की कार्यपालिका के बारे में किस में कहा गया है? भाग 6 में। और संघ के जो कार्यपालिका शक्ति होता है वो किस में होता है? राष्ट्रपति के पास। और राज्य का जो कार्यपालिका शक्ति होता है वो किसके पास? राज्यपाल के पास। तो यहाँ से आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि नागरिकता किससे संबंधित है, किस भाग से संबंधित है? यहाँ से क्या हो जाएगा? सेकेंड भाग से। कौन जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है? तो देखिए, जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है, तो इसका एक ट्रिक होता है, वो क्या होता है समझिए। पंडित का ट्रिक न्यू है बैक्टीरिया। तो पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, उधर लिख लीजिएगा, ठीक है। बैक्टीरिया से क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। आपको याद रह जाएगा कि ये जो ट्रिक है ये किसके हैं? तो बैक्टीरिया के हैं। तो देखिए, पंडित, यहाँ पो से क्या हो जाएगा? प्लेग हो जाएगा। डी से क्या होगा? डिप्थीरिया हो जाएगा। टी से क्या होगा? टाइफाइड हो जाएगा, या जो कि तपेंदिक हो जाएगा। टाइफाइड या तपेंदिक। देखिए, एक सवाल पूछा जाता है कि टाइफाइड जो है कि किसे प्रभावित करता है? तो ये आंत को प्रभावित करता है। और ये किस कारण से होता है? तो ज़्यादा बसमयी भोजन करने से, या फिर गंदे पानी के कारण से होता है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए, का जो होता है यहाँ से पंडित का से क्या हो जाएगा? यहाँ पे काली खांसी हो जाएगा। और टी से क्या होगा? टिटनेस हो जाएगा। और क से क्या होगा? कुष्ठ रोग हो जाएगा। न्यू से निमोनिया हो जाएगा। और है से हैजा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ से, इसके बाद यहाँ से जो सवाल जो होगा, जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से पायरिया जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है। और उसके बाद देखिए, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये क्या आ जाएगा? लैक्टिक। दूध दही कुछ भी बोले ना, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें क्या आ जाएगा? आंसर लैक्टिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चींटी या बिच्छू में कौन सा जो है कि अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद खट्टे फल, नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। घास हो गया और पत्ते हो गए, उसमें बेंजोइक एसिड पाया जाता है। और टमाटर हो गए, पालक हो गए, सारेल का वृक्ष हो गया, उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाए जाते हैं। और सिरका को विनेगर कहा जाता है, इसमें कौन सा? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। इमली और अंगूर में कौन सा पाया जाता है? टार्टेरिक पाया जाता है। दूध कहे, दही कहे, मक्खन कहे, कुछ कहे, तो लैक्टिक एसिड आपको मानना है। और यूरिक एसिड किस में पाया जाता है? तो मूत्र में पाया जाता है, ठीक है। मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ से जो आपका आंसर ये था, और यहाँ से आपका आंसर ये था। उसके बाद देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 28 से 30 तक में मुख्यालय का चयन करना है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय है कहाँ? न्यूयॉर्क। यूनेस्को का कहाँ है? तो पेरिस। और नाटो का कहाँ है? तो ब्रुसेल्स। और नाटो का स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में, ठीक है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का कहाँ है? तो पेरिस में। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो सीन नदी के किनारे बसा है, ठीक है। और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है, ठीक है। तो चलिए, आज का वीडियो निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। तो इसके साथ ही एक सवाल दे रहे हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बताइएगा कि आईपीएल का कौन सा संस्करण इस बार हो रहा है? 2023 में आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला जा रहा है? कौन सा संस्करण खेला जा रहा है, ठीक है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।